हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 होम साइंस सब्जेक्ट यानी गृह विज्ञान चैप्टर नंबर 8 है आपका, ये वस्त्र एवं परिधान के लिए डिजाइन। इससे पहले के चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जो क्लास 12 एसपी न्यू ग्रुप नाम से है। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स, लेटेस्ट अपडेट, एग्जाम से संबंधित जो भी हैं और जो भी वीडियो लिंक्स हैं लेक्चर के, वो सारे आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करें जो eklavyastudypoint.com नाम से। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और आप यहाँ से लेक्चर के पीडीएफ नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले टॉपिक देखते हैं, वस्त्र और परिधान के लिए डिजाइन। ठीक है ना, तो जो भी आप वस्त्र और परिधान पहनते हैं उनमें जो डिजाइन होता है उनका क्या महत्व है। तो डिजाइन क्या होता है? डिजाइन एक ऐसी मानवीय क्षमता है जिससे हम चीजों की कल्पना करते हैं, योजना बनाते हैं और फिर उन्हें बनाते हैं। यह हमें अकेले मिलकर या किसी लक्ष्य को पूरा करने में मदद करती है। तो डिजाइन का मतलब क्या होता है भाई, कि मनुष्य की बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, वो अलग अलग चीजें जो होती हैं, चाहे वो कपड़े हो गए, चाहे वो सामान हो गए, तो वो डिजाइन बनाते हैं, कल्पना करते हैं कि भाई किस तरह का हम इसमें डिजाइन रखेंगे कि तुम हमें और ज्यादा आकर्षक दिखाई दे। ठीक है, तो इसलिए डिजाइन तैयार किए जाते हैं। तो ये व्यक्तिगत तौर पर भी किए जाते हैं या फिर कह सकते हैं सामूहिक तौर पर लोग किसी लक्ष्य को लेकर डिजाइन बनाते हैं। तो ये क्या करता है, किसी भी वस्तु की जो देखने की क्षमता होती है उसको बढ़ा देता है, आकर्षक बना देता है। तो डिजाइन क्या करता है भाई, किसी भी चीज को आकर्षक बनाता है। डिजाइन विश्लेषण क्या है? तो डिजाइन विश्लेषण का मतलब है कि किसी चीज को बनाने की योजना को व्यवस्थित तरीके से लागू करना। यानी आप कोई भी सामान बनाना चाह रहे हैं तो पहले क्या करते हैं, जो भी डिजाइन ले रहे हैं उसका विश्लेषण करते हैं कि भाई ये योजना है, इसके तहत हम इसको बनाएंगे तो ये अच्छे से बनेगा और अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक तरीका होता है, एक व्यवस्थित तरीका होता है जिसके द्वारा हम किसी बनाते हैं, ठीक है, डिजाइन करते हैं ताकि वो हमें बहुत ज्यादा आकर्षित दिखाई दे, तो जिससे हमें उसे देखकर संतोष या खुशी भी मिलती है। ठीक है, तो हमने जो डिजाइन बनाया था उसके बाद जब हम उसको बना लेते हैं तो वो क्या देता है हमें भाई, संतोष देता है और खुशी भी देता है कि हमारी जो मेहनत है वो कामयाब रही। डिजाइन दो तरह के होते हैं। तो सबसे पहला जो डिजाइन होता है वो होता है संरचनात्मक डिजाइन। ठीक है, यह कपड़े की मूल कटाई पर निर्भर करता है। जब कपड़े का अलग अलग तरीके से काटकर एक सिल्क की पोशाक, ड्रेस में डिजाइन लाया जाता है। तो आपने देखा होगा भाई, कोई भी कपड़ा होता है तो उसको अलग अलग प्रकार से कटिंग करी जाती है। ठीक है ना, जैसे हाथ का अलग कटिंग होती है, गले की अलग कटिंग होती है, ठीक है, और कमर की अलग कटिंग होती है। ठीक है ना, उसके बाद जो फ्रंट का होता है उसका अलग डिजाइन होता है, बैक का जो होता है वो अलग डिजाइन होता है। तो इस तरह से कटिंग करी जाती है शुरू में। यानी मूल तत्व क्या होता है किसी भी कपड़े को बनाने का, डिजाइन करने का भाई, उसकी कटिंग। ठीक है, तो कटिंग करी जाती है। जैसे मान लीजिए ए लाइन फ्रॉक को एक बनाया जा रहा है, तो एक लाइन फ्रॉक में भी आप देखेंगे तो इसी तरह का डिजाइन, यानी हाथ में अलग प्रकार से कटिंग होगी, हाथ की गले की अलग होगी, बैक की अलग होगी, ताकि वो ज्यादा सुंदर और आकर्षक दिखाई दे। तो इसे क्या कहा जाता है, संरचनात्मक डिजाइन कहा जाता है। दूसरा आता है अनुप्रयुक्त डिजाइन। यह कपड़े की ऊपरी सजावट पर आधारित होता है, इससे कपड़े और आकर्षक और सुंदर दिखाई देते हैं। और दूसरा क्या होता है भाई, जब कपड़ा कटिंग हो जाता है उसको सिल दिया जाता है, सिलने के बाद उसके ऊपर, ठीक है ना, उसके ऊपर डिजाइन किया जाता है ताकि वो और ज्यादा सुंदर और आकर्षक दिखाई दे। ठीक है, जैसे कपड़ों पर कढ़ाई करना, ठीक है ना, कढ़ाई करी जाती है ताकि वो अच्छा दिखाई दे। फैंसी बटन लगाना हो गया, ठीक है, लैस, रंगाई, छपाई, धागे का काम। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके आती हैं, अनुप्रयुक्त डिजाइन की आती हैं। ठीक है, अनुप्रयुक्त डिजाइन के अंदर आती है ताकि कपड़े को और ज्यादा आकर्षक बनाया जा सके। ठीक है, तो ये डिजाइन दो तरह के होते हैं। डिजाइन के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो डिजाइन के दो मुख्य भाग होते हैं। पहला जो होता है वो होता है तत्व और दूसरा जो होता है वो सिद्धांत। ठीक है, तो तत्व क्या होता है, ये डिजाइन के निर्माण खंड या सामग्री है। यानी जब निर्माण किया जाता है किसी चीज का तो उसके अंदर जिस चीज का इस्तेमाल, जिस सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, तत्व कहा जाता है। तो इसमें क्या हो सकता है भाई, रेखा हो सकती है, उसका आकार, उसका रंग क्या रहेगा, उसकी बनावट क्या रहेगी, उसका रूप कैसा रहेगा, ठीक है, उसका मूल्य क्या होगा, ठीक है ना, स्थान किस स्थान से संबंधित है। तो इन सब चीजों को जो है, इन सारे तत्वों को जो है वो ध्यान रखा जाता है डिजाइन के टाइम में। उदाहरण, आप पेंसिल और रंग का उपयोग करके एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि भाई आप कोई भी एक कपड़ा है उसकी कटिंग कर रहे हैं या उसको बना रहे हैं, तो उस पर क्या करेंगे भाई, या तो पेंसिल से या फिर क्या कर सकते हैं, किसी रंग से जो रेखा खींचेंगे ताकि वो ढंग से कट सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, तत्व होते हैं जिनसे डिजाइन किए जाते हैं। दूसरा आता है सिद्धांत। ये वे नियम या दिशा निर्देश हैं जो बताते हैं कि तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आपने जो भी चीजें तय करी थी डिजाइन में, जो भी तत्व तय किए थे, अब उनको किस तरह से व्यवस्थित किया जाए, ठीक है, किस तरह से उसे अच्छे से संतुलित किया जाए, ठीक है ना,
जोर, विपरीतता, एकता और लय शामिल किया जाए। यानी जब उसको बनाया जाएगा, ठीक है ना, उसको एक एक चीज जो है वो सही तरीके से असेंबल की जाए, ठीक है, ठीक से जोड़ी जाए, तो उसे क्या जाता है, सिद्धांत। उदाहरण, आप संतुलन बनाने के लिए रेखाओं और आकृतियों को व्यवस्थित करते हैं। तो जिस तरह से भी भाई आपने आकृतियां बनाई थी, या जिस तरह से भी आपने कपड़े की कटिंग करी थी, या जो जो उन सब चीजों को क्या करते हैं, जब आप इकट्ठा करके उसको पूरा तैयार कर देते हैं, तो वो चीज किसके अंदर आता है, सिद्धांत के अंदर। यानी एक सिद्धांत के तरीके के आधार पर ही उन चीजों को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो दो चीजें शामिल हो गई, एक तत्व यानी जो समान सामग्री है, और दूसरा सिद्धांत, उस सामग्री को किस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा। वस्त्रों के लिए रंग चुनने के कारक क्या हैं? तो देखिए, कपड़ों के लिए रंग का निर्भर करता है। तो कपड़े के लिए भाई रंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो कपड़े को ज्यादा आकर्षित करते हैं। तो इसलिए जब भी कपड़े में रंग किया जाता है, तो सबसे पहले व्यक्तिगत पसंद देखी जाती है, जिसे हम पहन रहे हैं उसकी निजी पसंद क्या है, ठीक है। दूसरा, मौसम, सर्दी, गर्मी या बरसात के हिसाब से जो है रंगों को तय किया जाता है। समारोह, अवसर, तो शादी, पार्टी या कोई साधारण कार्यक्रम है, उसके आधार पर हम रंगों को देखते हैं कपड़े में। लोगों की भावनाएं, जैसे रंग कैसे महसूस होते हैं, जैसे खुशी और उदासी के अलग अलग कलर होते हैं, तो उस हिसाब से भी जो लोगों की भावनाओं के आधार पर कलर का यूज किया जाता है कपड़ों में। सांस्कृतिक परंपरा, किसी समाज के रीति रिवाज, यानी किसी भाई कोई समाज है, उस समाज में जो है लाल रंग को महत्व दिया जाता है, पीले रंग को, हरे रंग को महत्व दिया जाता है, तो उसके आधार पर भी जो है रंगों को देखा जाता है। जलवायु, किसी जगह का सामान्य तापमान और मौसम की स्थिति भी जो है वो रंगों को प्रभावित करती है, उस हिसाब से रंगों के हिसाब से कपड़े लिए जाते हैं। फैशन, वर्तमान में क्या चलन है? तो वर्तमान में भाई फैशन है, जिस कलर का ज्यादा फैशन, जिसको लोग ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो भी जो है रंग को इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो वस्त्रों के लिए रंग चुनने वक्त हमें इन 7 चीजों का जो है विशेष ध्यान रखना पड़ता है। रंग क्या होते हैं? तो देखिए, रंग असल में वह है जो प्रकाश की किसी चीज की सतह से टकराकर वापस लौटता है, यानी परावर्तन। तो यह परावर्तन हमें दिखाई देता है। यानी मान लीजिए भाई कोई भी एक रोशनी है, उस रोशनी से अगर किसी वस्तु पर वो टकराती है और उसके बाद जब वापस जाती है, तो उसके बाद जब हम आंखों से उस वस्तु को देखते हैं, तो वहां पे हमें जो कलर दिखाई देता है वही क्या होता है, रंग होता है, ठीक है। जब किसी चीज को देखते हैं तो प्रकाश की किरणें हमारी आंखों से टकराती हैं, इससे आंखों की कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं, मस्तिष्क को संदेश भेजती हैं, और इसी कारण हम रंग देख पाते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति क्या होता है, इसी कारण रंगों को देख पाता है। अगर कोई वस्तु सभी प्रकार किरणों को परिवर्तित कर देती है, तो वो सफेद दिखाई देता है। और मान लीजिए भाई आया कलर और वापस परिवर्तित हो गया, तो हमारे आंखों को वो चीज दिखाई नहीं दी, तो परावर्तन ही नहीं हुआ, तो वो चीज जो होगी वो क्या होगी, वो ब्लैक दिखाई देगी, ठीक है। अगर कोई वस्तु किसी भी किरण को परावर्तित नहीं करती है, तो वह हमें काली दिखाई देती है, ठीक है। और अगर वो परिवर्तन ना हो, यानी परावर्तन ना हो कि वो इसी में समा जाए, ठीक है, तो हमें वो चीज दिखाई नहीं देगी, तो वो क्या हो जाएगी, वो होती है वो ब्लैक, ठीक है, सॉरी काली दिखाई देती है। जब अगर कोई वस्तु किसी किरण को परावर्तित नहीं करती, तो वह काली दिखाई देती है, ठीक है, ब्लैक दिखाई देती है। प्रकाश की प्रवृत्ति क्या, प्रकृति क्या होती है? तो सबको पता है भाई, प्रकाश जो होता है एक तरह की विकिरण ऊर्जा है, ठीक है ना, रेडिएशन एनर्जी होती है, ठीक है, जो सूरज से हम देखते मिलती है। ये विद्युत चुंबकीय विकिरण वर्णाक्रम होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होता है स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा होती है। सूर्य का प्रकाश विकिरण ऊर्जा है जो प्रकाश तरंगों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचता है। तो भाई जो सूरज की रोशनी होती है, वो एक प्रकाश पुंज के तौर पर जो है वो पृथ्वी तक पहुंचता है, और उसके बाद जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट पर जब किरण पर जब वो उस ऑब्जेक्ट पर जब वो पड़ता है, तो उसके बाद जो उसके अंदर से परावर्तन होता है, तो वो अलग अलग कलरों को जो है इफेक्ट करता है। तो इंद्रधनुष के 7 रंग जो होते हैं, इसी प्रकार इफेक्ट आप देखेंगे होते हैं, जो इंद्रधनुष के 7 कलर होते हैं। तो जब वर्षा की बूंदों पर प्रकाश पड़ता है, यानी जो वर्षा होती है, तो उस टाइम जो बूंदे होती हैं उन पर जब प्रकाश पड़ता है, तो वो बूंदों से गुजरने के बाद 7 रंगों में बढ़ जाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, वर्णाक्रम कहते हैं। जब परावर्तन होता है बूंदों पर, जब सूरज की रोशनी पड़ती है, तो वो क्या होती है, परिवर्तित होती है, और परिवर्तित होने से हमें जो है वो हमारा आंखों पर जब रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो हमें कलर दिखाई देता है। तो इन 7 रंगों को याद रखने के लिए विग्योर शब्द का इस्तेमाल होता है। ये 7 रंग है, जैसे आपके वैगनी, ठीक है ना, इंडिगो, नीला हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, नारंगी हो गया, लाल हो गया। तो ये टोटल आपको 7 कलर जो है वो दिखाई देते हैं जब प्रकाश की किरण जो होती है वर्षा के टाइम बूंदों पर पड़ती है। सूर्य के प्रकाश में इन 7 रंगों के अलावा पराबैंगनी और अवरक्त किरणें भी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। इसके साथ हम देखेंगे अल्ट्रावाइट वायलेट जो होती है, पराबैंगनी विकिरणें होती है, वो भी आती है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो ये 7 कलर जो हमें दिखाई देते हैं। रंगों का प्रभाव क्या है? तो देखिए, रंग जो होते हैं उनका अलग अलग प्रभाव होता है। पहले आप देखते हैं शांत प्रभाव वाले भी रंग होते हैं। इसमें आप देखेंगे ये रंग वे हैं जो कम तरंग दैर्घ्य, ठीक है, वाली प्रकाश किरणों से बनते हैं। यानी जब तरंग दैर्घ्य आती है, यानी जब किरणें पड़ती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो कम इफेक्ट डालती हैं, ठीक है ना, लोअर इफेक्ट डालती हैं।
ये आंखों को आराम देती हैं, ठीक है, और ठंडक का एहसास कराती है। तो ये क्या करेंगे भाई, हमारी आंखों को आराम देती है, उतना रिफ्लेक्ट नहीं पड़ती, आराम देती हैं। तो इनमें आप देखेंगे हरा हो गया, नीला हो गया, बैंगनी हो गया, तो ये जो होते हैं वो शांत प्रभाव वाले रंग माने जाते हैं। दूसरा होता है उत्तेजित वार्म प्रभाव वाले रंग। ये वे रंग होते हैं जो अधिक तरंग देर यानी हाई जो वेवलेंथ होती है उसके साथ आते हैं, प्रकाश किरणों से बनते हैं, ठीक है ना। तो जो हाई वेवलेंथ वाली प्रकाश की किरणें होती है उससे बनते हैं ये उत्साह और गर्मी का एहसास कराते हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है भाई, उत्साह मिलता है और गर्मी का एहसास होता है। तो इसमें आप देखेंगे लाल, नारंगी, पीला, ठीक है। तो ये जो है आपको कलर दिखाई देते हैं। मुसेल रंग चक्र क्या होता है, तो देखिए मुसेल रंग चक्र के अनुसार किसी भी रंग को समझने के लिए उसके तीन मुख्य रूप होते हैं, यानी जो भी रंग होते हैं वो तीन मुख्य रंग रूप में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आपका आता है ह्यू। ह्यू क्या होता है, यह रंग का सीधा और असली नाम होता है, ठीक है। जैसे लाल, पीला, नीला, ये क्या है, ये सीधे रंग है, ठीक है ना, और यही जो है इनके असली नाम है। मान होता है, इनकी एक वैल्यू होती है, यह बताता है कि रंग कितना हल्का है या कितना गहरा है, ठीक है। जैसे आभा, टिंट या शेड कहते हैं। किसी रंग को सफेद मिलाकर हल्का किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आभा कहते हैं। अगर कोई भाई जो कलर है वो क्या है, वो ज्यादा है, तो उसमें हमने क्या किया, थोड़ा जो उसका इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, अगर उसमें सफेद रंग मिला रहे हैं तो उसके बाद वो कलर अगर क्या हो रहा है, थोड़ा हल्का हो जा रहा है, तो वो क्या होता है, वो आभा होता है। फिर आता है रंगत। किसी रंग को काला मिलाकर गहरा किया जाता है तो उसे रंगत कहते हैं। यानी कोई भी एक कलर उसमें आपने क्या किया भाई, जैसे ही काला कलर मिलाया तो वो डार्क हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, रंगत। उदाहरण, हल्का गुलाबी और गाढ़ा महरून लाल एक ही लाल रंग के मान के दो अलग मान हैं। यानी अगर आप देखेंगे हल्का गुलाबी हो गया और गाढ़ा महरून हो गया, वो एक ही कलर कॉम्बिनेशन के बने हुए पार्ट होते हैं, ठीक है। एक थोड़ा गहरा होता है और एक थोड़ा कम। तीव्रता का क्रोमा, यह रंग की शुद्धता और चटकपन को बताता है, यानी रंग कितना तेज ब्राइट है या कितना फीका या धुंधला है, तो ये हमें बताता है, ठीक है ना। तीव्रता को बताता है रंग मुसेल जो। उदाहरण, अगर एक गुलाब लाल रंग और खून का लाल रंग जो थोड़ा गहरा और थोड़ा धीमा होता है, दोनों लाल होते भी ये अलग अलग तीव्रता के होते हैं। यानी कलर आप देखेंगे भाई दोनों सेम होंगे, बस क्या होगा, कोई ज्यादा गाढ़ा होगा, कोई हल्का होगा, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, उसकी तीव्रता या क्रोमा कहा जाता है। मुसेल रंग चक्र के अनुसार रंगों के तीन प्रकार होते हैं। तो रंगों के तीन प्रकार में पहला आता है आपका प्राथमिक रंग, जिसे प्राइमरी कलर कहा जाता है। ये मूल रंग होते हैं, ठीक है। इन्हें किसी और रंग को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता, यानी आप कोई भी रंग बनाएंगे तो ये तीन रंग आप क्रिएट नहीं कर सकते, लाल, पीला और नीला, ये प्राकृतिक तौर पर होते हैं और प्राथमिक रंग होते हैं। द्वितीयक रंग जो होता है, जब दो प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तो द्वितीयक रंग मिलते हैं। यानी दो रंग हैं उनको बराबर मात्रा में मिलाओगे तो ये रंग आपको देखने को मिलेगा। जैसे नीला पीला हरा बना देगा, नीला प्लस लाल जो है बैंगनी, और लाल प्लस पीला जो है वो नारंगी बनाता है, ठीक है। तो दो प्राथमिक रंग बराबर मात्रा में मिलाएंगे तो दूसरा रंग आपको प्राप्त होगा। तृतीयक रंग जो होते हैं, जब एक प्राथमिक रंग और दूसरा द्वितीयक रंग को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तो तृतीयक रंग बनकर उभर आते हैं। जैसे लाल नारंगी, ठीक है ना, लाल बैंगनी, पीला हरा, पीला नारंगी, नीला हरा, नीला बैंगनी। तो ये क्या है, एक जो है आपका प्राथमिक कलर और दूसरा द्वितीय कलर मिलाया गया तो ये तृतीय कलर बनकर आते हैं, ठीक है। रंग चक्र में इनका क्या स्थान होता है, तो आप देखेंगे नीचे दिए गए ये दिए गए जो रंग हैं इसमें आप देख सकते हैं प्राथमिक रंग गोल गहरे रंग एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है ना। तो गोल गहरे रंग आपको देखने को मिलेंगे। चकोर प्राथमिक रंगों के बीच में आते हैं तो आप देखेंगे प्राथमिक जो है वो चकोर रूप में आप में देखने को मिल रहे होंगे। तीसरा आता है षष्ठ कोष्ठनीय प्राथमिक रंग और तृतीय रंगों के बीच में आते हैं, ये रहा आपका, ठीक है। तो ये आपके कलर है, ठीक है। ये प्राथमिक हो गया, ये तृतीयक हो गया आपका, ये द्वितीयक हो गया, ये तृतीयक हो गया, ये प्राथमिक, ठीक है। तो ये जो कलर है आपको देखने को मिलते हैं किसमें, रंग चक्र के अंदर, ठीक है। ग्रे धूसर पैमाना क्या है, तो ग्रे धूसर पैमाना यह पैमाना किसी भी रंग के मान वैल्यू यानी उसके हल्केपन या गहरेपन को मापने में मदद करता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे भाई ये कलर है, ठीक है, आप देख रहे हैं ये गहरा कलर होगा और इधर आप देखेंगे हल्का कलर दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि अगर जीरो काला रंग सबसे गहरा माना जाता है, यानी आप देख रहे हैं ये जीरो है तो यहाँ पर जो है ये काला रंग है, और ये क्या आप देखेंगे यहाँ पे सबसे ज्यादा गहराई आपको देखने को मिलेगी। सेकंड आता है टैन पे, अगर आप आते हैं तो सफेद रंग सबसे हल्का होता है, तो यहाँ पे टैन पे आ रहे हैं तो ये देखिए सफेद है, सफेद टैन सबसे हल्का है। उसके बाद धूसर ग्रे रंग का माध्यम होता है, तो धूसर ग्रे देखेंगे आप, ये फिफ्थ हो गया, ठीक है, धूसर। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा आपको जो है धूसर कलर दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है रंगों के जो पैमाने के आधार पर नाप सकते हैं, ठीक है ना। सबसे गहरा, सबसे हल्का मान और मध्यम मान, तीन तरह के मान होते हैं इसमें। रंगों को पहचानने के तरीके क्या हैं, तो देखिए रंगों को सही ढंग से पहचानने के मुख्य तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला मान और तीव्रता से, कि भाई उसका मान क्या है और कितनी उसकी इंटेंसिटी है। तो एक ही रंग जैसे लाल, हल्केपन, मान और चमक, तीव्रता के कारण होने वाले विभिन्न प्रकारों को पहचानने के लिए उन्हें
जानी पहचानी चीजों के नाम से जोड़ दिया जाता है। तो कई बार क्या होता है भाई, जो रंग होते हैं उनको कोई चीज उनसे मिलती जुलती है तो उनके नाम पर उनके रंग को, कलर को नाम दे दिया जाता है। जैसे ईंट सा लाल, ठीक है, तो ईंट का जो कलर है वैसा लाल। और दूसरा होता है रक्त सा लाल, वो थोड़ा अलग लाल आपको दिखाई देगा। टमाटर सा लाल हो गया, ठीक है। तो लाल जो होंगे आप देखेंगे कई प्रकार के होंगे, ठीक है, उनकी प्रकृति तो लाल रंग की होगी, लेकिन वो थोड़े हल्के गाढ़े और कम गाढ़े होंगे, ठीक है। तो इस तरह से उनको किसी जो सामान होता है उस सामान के आधार पर उनको नाम रख दिया जाता है। प्राकृतिक चीजों के नाम पे रखे जाते हैं, तो रंगों को उनके प्राकृतिक स्रोतों के नाम से भी पहचाना जाता है। जैसे फल हो गया, ठीक है ना, फूल हो गए, खाद्य पदार्थ, पत्थर, धातु आदि। तो जैसे कलर के वो होते हैं, ठीक है ना, हरा है तो हरा, नीला है तो नीला, काला है तो काला, ठीक है ना, इस तरह बलुआ, ठीक है ना, जो भी कलर होते हैं उस हिसाब से उनका नाम रख दिया जाता है, उसकी प्रकृति यानी जो प्राकृतिक रूप में जिस तरफ से मिल रहे हैं उसी कलर का जो उनको नाम दिया जाता है। ठीक है, फिर आता है पेंटोन शेड कार्ड। यह रंगों को पहचानने का एक अंतरराष्ट्रीय मानक तरीका है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय तरीके दिए गए हैं रंगों को पहचानने के। तो पहचान क्या है, हर रंग को एक खास कोड संख्या दी जाती है, ठीक है, और पूरी दुनिया में वही माना जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे 000 ऐसे दे दिया जाएगा, ठीक है ना, #101 ऐसे नाम, ऐसे कोड दिए जाते हैं रंगों को। खासकर अगर आप देखेंगे कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल करते होंगे तो वहां पे जब आप कलर मैच करते हैं तो इस तरह के आपको कोड जो है वो दिखाई देते हैं। उपयोग, यह फैशन की भविष्यवाणी करने और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड में सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सभी लोग एक ही रंग को समझ रहे हैं। तो इसका मतलब सबको भाई कलर की पहचान हो जाए। इस कोड का मतलब भाई एक ही कलर है, ठीक है, तो सबको उस कलर की पहचान हो जाए, ठीक है, सब कोई उसे समझ सके, ठीक है। तो इसलिए जो है ये कोड दिए गए हैं। वस्त्रों में रंगाई के विभिन्न स्तर। तो कपड़ों में रंग का इस्तेमाल मुख्य रूप से 4 स्तरों पर किया जाता है। सबसे पहले रेसे के स्तर पर, ठीक है, जब रंग किया जाता है, रंग का इस्तेमाल किया जाता है कपड़ों के लिए, तो सबसे पहला जो स्तर होता है वो रेसे के स्तर पर, यानी जब रेसा है उसी समय कलर बना दिया जाता है। तो कब रेसे को धागा बनाने से पहले ही रंग जाता है, जब रेसे को बाद में रंगना कठिन हो या डिजाइन के लिए अलग अलग रंग के रेसे चाहिए हों, तो ये एक महंगी प्रक्रिया है, ठीक है। यानी मान लीजिए कोई कपड़ा बनाना है, उसमें अलग अलग रेसे लगाने हैं, तो क्या करा जाता है भाई, पहले इसको कलर कर दिया जाता है और बाद में फिर उसको यूज किया जाता है। तो ये थोड़ी एक महंगी प्रक्रिया होती है रेसों को रंगना। धागे के स्तर पर देखते हैं, तो जब धागे को बुनाई से पहले रंगा जाता है, यानी जब बुनाई नहीं करनी तो उससे पहले क्या होता है, धागे को रंग दिया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के धागे को मिलाकर जब कपड़ा बनाया जाता है तो आसानी होती है। तो बहुरंगी यानी मल्टी कलर डिजाइन बनाने में सहायक है, जैसे धारीदार पट्टियां, चौकीदार पैटर्न और इक्ता पैटर्न, ठीक है ना। आपने कपड़े देखोगे, कपड़े में कई सारे डिजाइन, तो ये हो गया आपका रेड, येलो कलर का हो गया, ये आपका रेड कलर का ये वाला हिस्सा हो गया। तो इस तरह से है जो है डिजाइन बनाना आसान होता है कि जब धागों को ही पहले क्या कर दिया जाता है, कलर कर दिया जाता है, तो धागों के आधार पर ही जो है वो डिजाइन बना दिए जाते हैं कपड़ों में। वस्त्रों के स्तर पर यानी तैयार कपड़े को रंगा जाता है, यह सबसे प्रचलित तरीका है। इस पे कपड़े को एक ही रंग में रंगा जाता है या बांधकर रंगाई और बट्टिक जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती हैं, ठीक है। यानी जितने कलर को क्या किया जाता है भाई, पूरा कपड़ा है उस कपड़े को पूरा कलर कर दिया जाता है। अगर उस कपड़े में 2 कलर करने हैं तो बांध के आधा आधा जो है कलर किया जाता है। तो ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे यही तरीका है। वस्त्र के स्तर पर ही ज्यादातर आपको कपड़े रंगते हुए दिखाई दे जाते हैं। फिर आता है वस्त्र सजावट के स्तर पर। तैयार कपड़े को सजावट के माध्यम से रंगीन बनाया जाता है। जब कपड़ा आपका तैयार होता है तो उसमें कुछ डिजाइन करना होता है, कुछ सजावट करनी होती है, तो उस समय क्या किया जाता है, जो रंग है वो चेंज किए जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे चित्रकारी के जैसे कलर डाल दिए जाएंगे, छपाई कर दी जाएगी, कसीदाकारी कर दी जाती है, ठीक है ना, पैच वर्क हो गया, गोटा पट्टी हो गया। तो अलग अलग जो तरीके होते हैं उसके आधार पर कलर को मैच करके जो है वो सजावट करी जाती है कपड़ों की, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है रंग योजना क्या है और रंग सुमेल क्या होता है। तो रंग योजना विभिन्न रंगों को एक सुनियोजित ढंग से प्रयोग करना कहलाता है, कि भाई जितने भी कलर हैं उसको हम एक अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, तो उसे क्या कहा जाता है, रंग योजना या रंग सुमेल कहा जाता है। तो रंग योजनाओं को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, एक संबंधित होता है और एक विषम होता है, ठीक है ना। तो मिलते जुलते और एक जो अलग से। तो संबंधित रंग योजनाएं देखिए, देखिए ये आप देखेंगे 2 तरह का आपको दिख रहा होगा, ठीक है, संबंधित होंगे, ये संबंधित आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, और अलग अलग कलर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह से क्या है, इनको बनाया जाता है। तो ये रंग योजनाएं रंग चक्र के नजदीकी रंगों का प्रयोग करके बनाती हैं, जिसमें कम से कम एक रंग समान होता है, ठीक है, देख रहे हैं आप, मिलते जुलते कलर होंगे, ठीक है ना। तो एक वर्णी सुमेल, ठीक है ना, यानी इसमें देखेंगे कि एक जैसा कुछ मिलने वाले आपको एक जैसे कुछ कलर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक ही रंग पर आधारित होते हैं, जिससे विभिन्न मान और तीव्रता का प्रयोग होता है, जैसे लाल, गुलाबी, मेहरून, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एक ही प्रकार के कलर होते हैं और तीव्रता के लिए जाने जाते हैं। दूसरा आता है अवर्णी सुमेल, ठीक है, इसमें केवल उदासीन रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सफेद काला, ठीक है। उदासीन का मतलब क्या भाई, कि जो जिनकी जो एक दूसरे से मिलते ना हो, ठीक है।
तीसरा आता है विशिष्टित पूर्ण उदासीन। इसमें एक उदासीन रंग के साथ एक अन्य रंग का प्रयोग किया जाता है, जैसे सफेद के संग लाल और लाल के काले के संग पीला हो गया, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, विशिष्टता पूर्ण उदासीन, ठीक है ना। तो अलग तरीके से जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है अनुरूप सिमेल। इसमें वर्ण चक्र के समीप के 2-3 रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पीला पीला हरा हरा, ठीक है। यानी जो उनसे मिलते जुलते होते हैं उसके हिसाब से जो है उनको यूज कर लिया जाता है। विषम रंग योजनाएं क्या होती हैं, तो ये रंग योजना रंग चक्र के दूर वाले रंगों का प्रयोग करके बनती है जो अधिक विपरीतता पैदा करते हैं। तो ये जैसे अगर रंग चक्र देखा है भाई तो अलग अलग, यानी जो उनसे दूर कलर होते हैं उनका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। जैसे पूरक सुमेल, इसमें दो रंगों का उपयोग होता है जो वर्ण चक्र में एक दूसरे के ठीक सामने होते हैं, ठीक है। जैसे लाल के आगे हरा हो गया, नीले के आगे नारंगी हो गया, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो होता है वो दोहरा पूरक सुमेल होता है। इसमें दो पूरक युग्मों का उपयोग होता है, जैसे काला हो गया, हरा हो गया, बैंगनी हो गया। तो जो पूरक कलर होते हैं उनको संयोग करके बनाया जाता है। फिर आता है विभाजित पूरक सुमेल। इसमें एक रंग और उसके पूरक रंग के दाएं बाएं वाले रंगों का प्रयोग होता है, जैसे उसके आसपास के जो रंग हैं उनके साथ सुमेल कर लिया जाएगा। जैसे लाल के बगल में, ठीक है ना, नीला हरा पीला हरा, इस तरह से क्या करा जाता है, उनको यूज करके बना दिया जाता है। फिर आता है अनुरूप पूरक सुमेल। ये अनुरूप और पूरक योजनाओं का संयोजन है। ये पड़ोसी रंगों के समूह को प्रधानता देने के लिए एक पूरक रंग का चयन किया जाता है, यानी जो उनके पड़ोसी रंग होते हैं, ठीक है, जो विपरीत वाले रंग होते हैं उनके साथ जो है इसमें सुमेल किया जाता है। फिर आता है ऋणात्मक सुमेल। इस रंग योजना में 3 रंगों का संयोजन होता है जो रंग चक्र पर समान भुजाओं वाले त्रिकोण बनाते हैं, जैसे लाल नीला पीला, ठीक है, ये त्रिकोण बनाते हैं, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से विषम रंग योजनाओं का जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है बनावट, टेक्सचर और रेखा क्या होती है। तो देखिए बनावट क्या होती है, बनावट वह संवेदी अनुभूति है जो वस्त्र की स्पर्श और दृश्य देखने संबंधी गुणवत्ता को बताती है। तो हम भाई जब कपड़ा देखते हैं, सबसे पहले हम कपड़े को देखते ही तो हैं, तो देखते ही हम अंदाजा लगाते हैं भाई ये कपड़ा कैसा है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, गुणवत्ता। यानी अगर आपने उसको स्पर्श किया या उसको देखा, उसके आधार पर, उसकी बनावट के आधार पर आप कपड़े को जज करते हैं। तो बनावट को समझने के तरीके क्या हैं, तो दिखने में सबसे पहले कि भाई वो चमकीला है, मंद है, अपारदर्शक है, पारदर्शक है, चिकना है, खुरदरा है। तो इस तरह से भाई हम देखते ही उसकी बनावट के आधार पर कपड़े को जज करते हैं। दूसरा उसकी पहनावट में या प्रकृति में कि भाई ढीला है, लटका हुआ है, कड़ा है, चिपकने वाला है, लहराता हुआ है, तो उसकी प्रकृति के आधार पर हम पहचानते हैं, ठीक है। तीसरा आता है छूने पर, अगर हम छुएंगे उसको तो हमें पता लगेगा भाई नरम है, कड़क है, रूखा है, समतल है, खुरदरा है, दानेदार है। तो इस तरह से हम उसकी बनावट के आधार पर ही कपड़े को जज करते हैं भाई कपड़ा कैसा है। वस्त्र की बनावट निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो भाई वस्त्र की अंतिम बनावट इन कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहले रेशा, कि भाई रेशा कैसा है, जैसा रेशा होगा कपड़ा भी जो है वैसा ही बनकर तैयार होगा। तो रेशे का प्रकार, प्राकृतिक मानक निर्मित, उसकी लंबाई, उसकी उत्कृष्टता, उसका भौतिक गुण कैसा है, ठीक है। तो ये जो भी रेशे के जो गुण होंगे उसके आधार पर जो है वो कपड़ा तैयार होगा। धागे का संसाधन और धागे का प्रकार, धागा बनाने की विधि क्या है भाई, घुमाव, धागे की गुणवत्ता क्या है, ये भी डिपेंड करती है वस्त्र की बनावट पर। वस्त्र निर्माण तकनीक, बुनावट प्रकार और सघनता, बुनाई करके बनाया गया है, ठीक है, नमदा बनाना, गूंदना, लैस या जाली बनाना, ठीक है। तो वस्त्र निर्माण का किस तरीके को इस्तेमाल किया गया है ये भी उसके बनावट पर निर्भर करता है। फिर आता है वस्त्र सज्जा, यानी उसे कड़ा करना, गोंद लगाना, इस्त्री करना, कैलेंडरिंग करना, नैपिंग करना, अन्य परिष्करण, अगर कुछ इसमें जोड़ने और चीजें जोड़नी है तो ये सारी चीजें करके उसे अच्छे से सजा के बना के तैयार करना, ठीक है। तो वो जो उसकी बनावट को निर्धारित करता है। तो सजावट क्या होती है, गुच्छे से सजाना, मखमली मुद्रण, कासीदाकारी करना, सिलाई डिजाइन करना, ठीक है। तो ये जो होती है ये पूरी जो वस्त्र की बनावट को निर्धारित करने वाले कारक है। तो 5 तरह से जो है वस्त्रों को जो है वो बनावट के आधार पर निर्धारित किया जाता है। फिर आता है रेखा। रेखा क्या है, रेखा वह तत्व है जो बिंदुओं को जोड़ती है जिसमें एक आरंभ और एक अंत होता है। कार्य क्या है, ये किसी वस्तु, आकृति या आकार की रूपरेखा की भांति होती है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, रेखाएं वस्तुओं की आकृति, पारदर्शिता और उन्हें गति प्रदान करती हैं और दिशा निर्धारित करती हैं, ठीक है। तो किस तरह से जो है बनाया गया है कपड़ा, ठीक है, उसकी लाइनिंग क्या है, ठीक है, डिजाइनिंग क्या है। तो रेखा जो है वो एक महत्वपूर्ण तत्व होता है जिसके आधार पर कपड़े को जब तैयार किया जाता है। तो इस चीजों को ध्यान रखना होता है भाई कि अगर कपड़े को जो है वो जोड़ा जा रहा है एक रेखा से 2 रेखा पे, ठीक है, या तीसरी रेखा पे या चौथी रेखा पे, तो किस तरह से जोड़ा जा रहा है और कितना सटीक जोड़ा जा रहा है और क्या क्या चीजें उसमें ध्यान रखी जा रही है। तो इन सब चीजों को भी जो है ध्यान देना जरूरी होता है। रेखा के प्रकार क्या हैं, तो रेखाएं वस्त्रों को डिजाइन में मनोकृत, बाल, सामर्थ्य और दृढ़ता प्रदान करती हैं। इन्हें मुख्य रूप से सरल रेखा और वक्र रेखा में बांटा जाता है। तो 2 तरह की रेखाएं होती हैं,
सबसे पहले सरल रेखा। सरल रेखा एक दृढ़ आखंडीय रेखा होती है जो अपनी दिशा के अनुसार विभिन्न प्रभावों को सृजन करती है। ठीक है, तो ये क्या करती है भाई, ये अपनी दिशा के अनुसार जो है अलग अलग प्रभाव डालती है बनाने में। तो देखिए इसमें अंतर क्या है। तो रेखा के पास सबसे पहले ऊर्ध्वाधर लंबवत, ऊपर और नीचे लंबाई पर। फिर इसकी प्रभाव क्या पड़ता है, तीव्र होती है, सम्मानजनक होती है, सुरक्षित, लंबाई का आभास देती है ये। ठीक है, फिर आता है क्षैतिज, एक ओर से दूसरी ओर, ठीक है, चौड़ाई पर स्थायी सौम्य चौड़ाई का अभाव देती हैं। फिर आता है तिरछी विकिरण, कोण की कोटि और दिशा पर निर्भर करती हैं, जैसे सक्रिय, आश्चर्यजनक, नाटकीय प्रभाव देती हैं और चौड़ाई और ऊंचाई को घटाती बढ़ाती रहती हैं। ठीक है, तो ये जो है रेखाओं के 3 प्रकार होते हैं। सरल रेखा जो है वो 3 प्रकार से जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रखे हैं, ये रहा ऊर्ध्वाधर या लंबवत आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको तिरछी वाली दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये आपको जो है वो क्षैतिज दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो 3 तरह प्रकार से जो सरल रेखाओं के तौर पर कपड़ों को बनाया जाता है। ठीक है, फिर आता है वक्र रेखा। वक्र रेखा किसी भी कोटि की गोलाई वाली रेखा होती है, मृदु और शालीन दिखाई देती है। वक्र 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वक्र जो होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले लंबी और लहराती हुई होती है, बहुत ही मनोहर और लयबद्ध तरीके से बनाई जाती है। प्रभाव शांति प्रभाव और सुंदरता का आभास कराती है। बड़े गोलक वक्र नाटकीय स्पर्श प्रदान करती है, माप को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करती है। छोटे हल्के वक्र जो होते हैं युवा और प्रफुल्ल होते हैं, चंचलता और जीवंतता का आभास कराती हैं। ठीक है, तो ये इनके बीच में जो है उनकी विशेषता और प्रभाव है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये लंबे और लहराते हुए वक्र आपको दिखाई देंगे। ठीक है, वक्र रेखाएं हैं। ठीक है, छोटे और हल्के वक्र दिखाई दे रहे हैं, ये बड़े और गोल वक्र जो है आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वक्र रेखाएं वस्त्रों पर दिखाई देती हैं आपको। ठीक है, आकृति, आकार और पैटर्न क्या होता है। आकृति या आकार, तो आकृतियां रेखाओं को जोड़कर बनाई जाती हैं। तो जो भी आकृतियां होती है भाई, रेखाएं होती हैं, उनको जोड़कर ही बनाई जाती हैं। इसमें आप देखेंगे द्विआयामी यानी 2D, जैसे वस्त्र पर कोई चित्रकारी करी हो गई, इस तरह से आपको दिखाई देगा। एक होता है त्रिमाय, 3D कहा जाता है त्रिविमीय में, जैसे मानव शरीर पर कोई पोशाक जिसे 3 अधिक दिशाओं में देखा जा सकता है, यानी आप किसी भी दिशा से देखेंगे तो आपको वो सेम दिखाई देगी। ठीक है, उकरी हुई दिखाई देती है, उसे 3D कहते हैं। और एक जो 2D होता है वो जैसा है वैसा ही आपको एक ही दिशा, किसी भी दिशा से देखेंगे वैसा ही दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन 3D में जब आप जिस दिशा से दिखाई देंगे उस दिशा से आपको वो और ज्यादा आकर्षक दिखाई देगा। उपयोग की गई रेखाओं के गुण की आकृति गुण निर्धारित करती है। तो जो भी रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं भाई, जो भी कपड़े बनाए जाते हैं उसके गुण को क्या करती हैं, वो निर्धारित करती हैं। आकृतियों के 4 मूलभूत समूह हैं। सबसे पहला प्राकृतिक आकृतियां होती हैं। तो प्राकृतिक या मानव निर्मित वस्तुओं की सामान्य आकृतियों जैसी होती हैं, जिसमें आप देखेंगे जैसे पत्ता, फूल, मानव आकृति, ये आपको दिखाई देगी। दूसरी जो होती है वो होती है फैशनेबल शैली की आकृतियां। ठीक है ना, फैशन से संबंधित होती हैं। इसमें आप सरलीकृत, संशोधित, प्राकृतिक आकृतिक, जिनका कुछ भाग विकृत, बढ़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। जैसे आप देखेंगे लंबी नेकलाइन, चौड़े कंधे। ठीक है, तो ये सारी जो होती हैं फैशनेबल आकृतियां होती हैं। ज्यामितीय आकृतियां आपको देखने को मिलती हैं, गणितीय रूप में बनाई जाती हैं, जिनके लिए पैमाना, कंपास या अन्य उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे वृत्त बनाए जाते हैं, वर्ग बनाए जाते हैं, त्रिभुज आकार बनाया जाता है। ठीक है, तो ये ज्यामितीय आकृतियां आपको देखने को मिलती हैं। और आती है आपकी अमूर्त आकृतियां। ये मुक्त रूप से होती हैं, किसी विशिष्ट वस्तु जैसी दिखाई नहीं देती हैं। ये विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न वस्तुएं हो सकती हैं। ठीक है, जैसे आधुनिक कला के पैटर्न। ठीक है ना, आधुनिक स्तर पर बहुत सारे पैटर्न में चीजों को बनाया जाता है। तो ये सब चीजें आपको दिखाई देती हैं किसके अंदर, अमूर्त आकृतियों के अंदर। ठीक है, तो ये आकृतियों के 4 जो है वो मूलभूत समूह है। पैटर्न और प्रतिरूप क्या होता है। तो पैटर्न तब बनता है जब विभिन्न आकृतियां एक साथ सामूहित की जाती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी आकृतियों को एक साथ सामूहित करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, पैटर्न कहा जाता है। प्रकार, या आकृतियां एक प्रकार की या विभिन्न प्रकार की भी हो सकती हैं। ठीक है ना, एक जैसी बनाई जा सकती हैं और अलग अलग प्रकार से भी बनाई जा सकती हैं। समूह, आकृतियों का यह समूह भी प्राकृतिक, रूढ़ शैली, ज्यामिति अथवा आमूर्त हो सकता है। तीनों शैलियों में आप देख सकते हैं इसको बनाया जा सकता है पैटर्न को। ठीक है, अगला हमारा है डिजाइन के सिद्धांत। ठीक है, तो डिजाइन के सिद्धांत क्या होते हैं। डिजाइन के सिद्धांत वे नियम हैं जो संचालन करते हैं कि किस प्रकार डिजाइन के तत्व जैसे रेखा, रंग, बनावट, आकृति को सर्वोत्तम तरीके से आपस में मिलाया जाए और जो भी हमारा डिजाइन है वो बहुत बेहतरीन तरीके से निखर कर आए और आकर्षित लगे। इसमें आप देख सकते हैं डिजाइन के सिद्धांत में अलग अलग आपको दिया गया है सिद्धांत कि भाई किस तरह के संतुलन होते हैं। औपचारिक संतुलन, अनौपचारिक संतुलन हो गए, समंजसता हो गई, ठीक है ना, आवृत्तियां, लय हो गई। तो ये सब चीजें जो होती हैं डिजाइन के सिद्धांत में काम आती हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुपात, प्रोपोर्शन। यह वस्तु के एक भाग का दूसरे भाग से संबंध है जो आमतौर पर स्वर्ण माध्य
3:5:8 पर आधारित होता है, ठीक है ना। तो ये गोल्डन रेशो है, किसी भी जब हम डिजाइन या किसी वस्तु को बनाते हैं तो आमतौर पर जो उसका डिजाइन होता है वो इस रेशो पर निर्भर करता है। तो पोशाक में अनुपात लाने के जो तरीके हैं, सबसे पहला रंग का अनुपात। कमीज और पैंट में अलग अलग रंग पहनकर, ठीक है, अलग अलग रंग होंगे तो हमें जो होंगे कपड़े ज्यादा अच्छे दिखाई देंगे, अगर पैंट और कमीज का कलर जो है वो अलग है तो। बनावट का अनुपात, पोशाक की जो बनावट होती है, भारी है या हल्की, पहनने वालों के साइज के अनुकूल होनी चाहिए, कि भाई जो पहन रहा है उसका साइज कैसा है, उसके आधार पर ही आपको तय करना चाहिए कि जो पोशाक है वो हल्की होनी चाहिए या भारी होनी चाहिए। आकृति तथा रूप में अनुपात होना चाहिए, तो पोशाक में प्रिंट या कलाकृतियों का साइज पहनने वाले के साइज के अनुपात में होना चाहिए। जैसे छोटे प्रिंट छोटे व्यक्ति के लिए, तो जो भी प्रिंट किया जाता है कपड़े के ऊपर, तो भाई इस तरह से डिजाइन बनाया जाए ताकि अगर वो छोटा व्यक्ति है तो वो डिजाइन जो है जिस जगह पे बना जिस जगह के लिए उपयुक्त है उस जगह पर आए, क्योंकि भाई अगर साइज अलग होगा तो डिजाइन जो होगा अगल बगल खसक जाएगा, जिससे वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो अनुपात का होना बहुत जरूरी है पोशाक में। सेकंड है संतुलन होना जरूरी होता है। केंद्रीय बिंदु से भार एक समान वितरण करना, यह रेखा रंग बनावट आदि तत्वों द्वारा लाया जाता है। तो भाई जो आपका केंद्र है, जो आपने कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है ना, उसके केंद्र से जो कपड़े का डिजाइन है वो बिल्कुल मैच होना चाहिए, उसका रंग रूप डिजाइन जो भी है बनावट है वो मैच करना जरूरी है, ताकि कपड़ा जो है वो बेकार ना दिखाई दे, ठीक है। तो संतुलन कैसे करा जा सकता है? औपचारिक असममित संतुलन, केंद्रीय ऊर्ध्वाधर रेखा के दोनों ओर के भाग समान होते हैं, ये स्थायित्व और गरिमा देते हैं, पर नीरस हो सकते हैं, कि भाई जो भी आप कपड़ा पहन रहे हैं तो उनका जो डिजाइन होना चाहिए वो बिल्कुल भाई समान होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर होना चाहिए, रेखा के बीच में होना चाहिए, समान होना चाहिए। हाँ ये है कि भाई आपने कपड़ा बनवाया है, ठीक है, वो देखने में थोड़ा नीरस लगेगा लेकिन वो जो होगा वो सही होगा, ठीक है ना, स्थायित्व देगा, यानी आप उसको अच्छे से मेंटेन करके पहन पाएंगे, गड़बड़ नहीं होगी। अनौपचारिक तिरछा संतुलन, केंद्रीय मध्य जो ऊर्ध्वाधर रेखा के दोनों ओर के भाग समान नहीं होते, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जो कपड़ा होगा वो दोनों तरफ जो होगा वो आपको समान दिखाई नहीं देगा, ठीक है, इस साइड थोड़ा अलग दिखाई देगा, इस साइड थोड़ा अलग दिखाई देगा, ठीक है, भाग समान नहीं होते। ये कम खर्चीला होता है, ठीक है, तो ये खर्चीला भी कम होता है और इसमें निरस्ता नहीं आती, ठीक है, तो थोड़ा देखने में वो डिजाइन जो होता है वो अलग सा दिखाई देता है, ठीक है। रेडियल संतुलन, डिजाइन में केंद्रीय बिंदु से बाहर की तरफ समान रूप से फैलाव होता है। तो रेडियल संतुलन मतलब होता है भाई नॉर्मल, ठीक है, एक कपड़ा है उसमें कोई ज्यादा डिजाइन नहीं है, एक नॉर्मल जैसे लोग कपड़े पहनते हैं उस तरह का बना दिया जाता है, तो वो एक सामान्य तरीके से जो है वो फैशन में चलता भी है और लोग उसको पहनते भी है और हमेशा चलता रहता है वो, और हर किसी को पसंद भी आता है। नेक्स्ट आता है महत्व, अर्थ, डिजाइन का वह केंद्र बिंदु जो देखने वालों को सबसे पहले आकर्षित करता है। तो कोई भी जब कपड़ा देखता है तो भाई केंद्र, यानी वो कपड़े का जो है केंद्र बिंदु होता है, उसको देखता है और उसके आधार पर ही जज करता है भाई कपड़ा कितना आकर्षित है। लागू करना, पोशाक के किसी एक क्षेत्र जैसे गला कमर को आकर्षक बटन, कासीदाकारी, चमकदार बेल्ट आदि से उजागर किया जाता है, यह शारीरिक विकृतियों को छिपाने में भी मदद करता है। यानी कि अगर आपने क्या किया भाई, एक ऐसे चीजों पे फोकस कर दिया कपड़े के कि भाई जो देखेगा तो उसका जो उसका दृष्टि है वो सीधा किस जाएगी, उस मध्य बिंदु पर जाएगी जो आप दिखाना चाहते हैं, तो वो और चीजों को इग्नोर कर देगा और जो कपड़ा जो होगा उसकी जो कमियां होगी किसी व्यक्ति की उसको भी क्या करता है वो छुपा सकता है। आवर्तित लय, यह आवर्तिता और डिजाइन विवरणों के दोहराव से सुनिश्चित दोहरा पैटर्न है जिसके माध्यम से आंख एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं तो दृश्य प्रभाव होता है, जैसे दोहराकर, कसीदाकारी, लैस, बटन आदि को गले या किनारे पर बार बार प्रयोग करके, ठीक है। तो हमारी जो नजर होगी बार बार, जब कोई चीज दो तीन बार होगी की जगह पर, एक ही जैसी दो तीन जगह पर होगी तो हमारी नजर वहां पर जाती है, दोहराकर किया जाता है। दूसरा उतार चढ़ाव, कलाकृतियां, रेखाएं, रंगों या बनावट को क्रमिक वृद्धि अथवा कमी के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे हल्के से गहरे रंग की ओर जाना, ठीक है, तो क्या पहले हल्का रंग हुआ फिर थोड़ा गहरा फिर थोड़ा गोरा फिर थोड़ा गहरा, ठीक है, इस तरह से उतार चढ़ाव बनाया जाता है। विकिरण, आंखें एक केंद्र बिंदु से व्यवस्थित तरीके से गतिशील होती हैं, जैसे प्लीटें जो सूर्य की किरणों के समान फैलती हैं, ठीक है, तो इस तरह से डिजाइन बनाया जाता है जो विकिरण की तरह दिखाई देती हैं और लोगों को ज्यादा आकर्षित करती हैं। समांतरता, जब तत्व एक दूसरे के समांतर होते हैं, जैसे योग में धारीदार चुन्नटे, ठीक है, तो इस तरह से जो चीजें बनाई जाती हैं तो वो जो कपड़े होते हैं वो ज्यादा आकर्षित दिखाई देते हैं, ठीक है ना, लोग जो होते हैं उसको अच्छा समझते हैं, तो ये एक तरीका है कपड़े को और ज्यादा आकर्षित करने का, ठीक है। सामंजस्यता, एकता तब यह एकता तब उत्पन्न होती है जब पोशाक के सभी डिजाइन तत्व एक साथ आकार, रोचक और संतोषजनक प्रभाव के सहयोग करते हैं। तो भाई एकता तभी उत्पन्न होगी ना, जितने भी आपने डिजाइन और जो भी चीजें बनाई हुई हैं वो सब एक तरह एक साथ मिक्स हो जाएं, ठीक है ना, और एक आपस में सामंजस्य स्थापित कर लें और देखने में जो है वो अच्छी लगे।
सामंजस्यता लाने के दो तरीके होते हैं। पहला आकृति द्वारा सामंजस्यता, जब पोशाक के सभी भाग एक जैसी आकृति दर्शाते हैं, जैसे कॉलर हो गया, कफ हो गया, किनारे, तो सभी गोलाकार हो तो एक जैसी जो सामंजस्यता होगी उसके अंदर। बनावट द्वारा सामंजस्यता, जब पोशाक के विभिन्न भागों जैसे सलवार, कुर्ता, दुपट्टा के लिए सही बनावट का प्रयोग किया जाए, ठीक है, ताकि वो क्या हो, मैच करे एक दूसरे से। नेक्स्ट आता है संगठन। तो किसी भी कलाकृति या संकल्पना को बनाने के लिए डिजाइन के तत्वों को डिजाइन के सिद्धांतों का उपयोग करके अ, एक स्थान पर लगाना, ठीक है। तो संगठन का मतलब होता है भाई जो भी आपने डिजाइन बनाया, जो भी आपने चीजें देखी, जो भी चीजें रखी, उनको लाकर एक साथ इकट्ठा करना, ताकि वो जो है वो बिल्कुल सही आपको दिखाई दे, ठीक है। ये डिजाइन के तत्वों को एक दिए गए स्थान में दो आयामी या तीन आयामी तरीके से लगाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है भाई, अब वो जो आपने डिजाइन बनाया वो दो आयामी होगा, त्रिआयामी होगा, तो देखने में जो है आपको कंफर्ट देगा। वस्त्र एवं परिधान की डिजाइन में करियर की बात करते हैं तो आजीविका के लिए आवश्यक ज्ञान। वस्त्र और परिधान के क्षेत्रों में सफलतापूर्वक करियर बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का जानना आवश्यक है। सबसे पहले रेसों का ज्ञान होना जरूरी है। रेसों के गुण, लाभ, सीमाएं, उनके संसाधन की जो जानकारी होनी चाहिए आपको भाई, कि रेसे कहाँ से आते हैं, किस तरह से यूज किया जाते हैं, क्या उनकी सीमाएं हैं। रंगाई का ज्ञान, विभिन्न रेसों और वस्त्रों के रंगाई के गुण का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। डिजाइन के सिद्धांतों का ज्ञान, अनुपात, संतुलन, लय, महत्व और सामंजस्य जैसे डिजाइन के नियम जो है वो आपको पता होने चाहिए। शैक्षणिक योग्यता क्या है, इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए गृह विज्ञान कॉलेज, निफ्ट, निपेट और आईटीआई जैसे संस्थानों से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एसोसिएट या स्नातक की डिग्रियां प्राप्त की जा सकती हैं, ठीक है। तो एकेडमिक में भी बहुत सारी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे जहां से आप कोर्स करके इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। कार्य क्षेत्र क्या है, तो वस्त्र एवं परिधान क्षेत्रों में करियर के कई अवसर उपलब्ध हैं। डिजाइन और उत्पादन यानी वस्त्र निर्माण, डिजाइनर उद्योग में काम कर सकते हैं आप। वस्त्र निर्माण कंपनियों और फैशन प्रतिष्ठानों के लिए कपड़े के डिजाइन का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। डिजाइन एजेंसियों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। अन्य विशेषज्ञता, स्वतंत्र कार्यकर्ता यानी डिजाइनर, आप स्वतंत्र रूप से भी काम कर सकते हैं, खुद डिजाइनर बनकर लोगों को सेवाएं दे सकते हैं। अनुसंधान क्षेत्र में योगदान दे सकते हैं, यानी नए नए जो रिसर्च होते हैं आजकल कपड़े के लिए, उसमें आपको काम मिल सकता है। फैशन समन्वयक, ठीक है ना, तो फैशन कोऑर्डिनेटर भी बन सकते हैं आप। फैशन चित्रकार भी बन सकते हैं। दृश्य व्यापारी, ठीक है ना, विजुअल जो मर्चेंडाइज होते हैं, इन सब चीजों में आपके एक अच्छे करियर हैं यहाँ पर। व्यापार और प्रबंधन, कपड़े की मिल में खुदरा प्रबंधन बन सकते हैं, ठीक है ना, रिटेल मैनेजर पे काम कर सकते हैं। उद्यमी एंटरप्रेनर बन सकते हैं, खुद का कपड़ा उद्योग चला सकते हैं आप। फैशन व्यापारी, फैशन ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है ना। तो आजकल जो कपड़े वगैरह होते हैं, ट्रेंड वगैरह करवाना जो होता है, तो आप फैशन ट्रेडर भी जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें।